नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद राय जीनियस मॉडल स्कूल सूरतगढ़ एग्रीकल्चर लेक्चर। आज अपने पढ़ते हैं 11वीं एजी का जो लेसन अपने चल रहा है वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मौसम और जलवायु। इसकी डेफिनेशन और इसमें जो अंतर है इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जो पिछला वीडियो है वो इसी पे आधारित है। आज अपने पढ़ते हैं भी मौसम और जलवायु का फसलों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, हमें पता है सवाल का भी मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु यानी किसी दिए हुए स्थान पर किसी समय या विशेष के लिए जैसे वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। और वायुमंडल की स्थिति को दर्शाता है भी वायु में आर्द्रता कितनी यानी आर्द्रता यानी नमी कितनी है, कितनी शुष्कता है, ठीक, आर्द्र जलवायु या शुष्क जलवायु वायुमंडल की इन परिस्थितियों को दर्शाता है। अब बात ये आती है कि मौसम और जलवायु की कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं, जैसे कभी अधिक नम, कभी कम, कभी आर्द्र, कभी गर्म, कभी ठंडा। ये कुछ इसकी भौतिक विशेषताएं होती है, फिजिकल कंडीशन बोलते हैं इसको। इसके बारे में अब इनका पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उन्हें मौसम में जलवायु तत्व होते हैं जैसे निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे एक पहला है इसके अंदर सौर विकिरण। बाकी जो तत्व है इसके अलावा बाकी जो तत्व है, सौर विकिरण है, तापमान है, वायुमंडलीय आर्द्रता है, ये सब इसी पे ही आधारित है। सौर विकिरण में सौर यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब सूर्य की जो आने वाली पेराबैंगनी किरणें होती है, पेराबैंगनी किरणें, ठीक, पेराबैंगनी किरणें, ये क्या है? फसलों के लिए हानिकारक होती है। फसलों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ये फसलों के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के लिए भी हानिकारक होती है, क्योंकि इनसे शरीर में विकृति आती है। अब जैसे बुक में दिया है कि वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा, जैसा मैंने आपको बताया, ऊर्जा संचालित होती है। और सूर्य ही इसका क्या होता है? सबसे बड़ा स्रोत होता है इसका, सौर विकिरण। इसकी से क्या होती है, इस चीज से क्या होती है कि फसल जैसे पौधे होते हैं उनकी गुणवत्ता में कमी आती है, ठीक है, विकृतियां पैदा हो जाती है। अब दूसरा इसमें कौन सा आता है? सौर विकिरण के बाद सौर विकिरण में जैसे प्रकाश की गुणवत्ता, सौर विकिरण में आता है प्रकाश की गुणवत्ता, ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना इसको। सौर विकिरण में आता है, इसके दो है, जैसे प्रकाश की गुणवत्ता, क्या होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता यानी प्रकाश की गुणवत्ता कैसी है? यदि धूप तेज है तो उनमें क्या है, जैसे 2 AM यानी 12 से लेकर 2 बजे तक का समय होता है, उस बीच क्या होता है? पेराबैंगनी किरणें का प्रभाव अधिक होता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता में क्या होती है? कमी आती है, वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। यदि फसलें बोई हुई है तो अंकुरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझ में आएगा? फसलों की क्या है? उपज है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी बड़ी बात यह है कि फसलों की गुणवत्ता पर इसका असर पड़ता है, चाहे वो वृद्धि में आए, चाहे बीज बनने की प्रक्रिया में, ठीक है, चाहे फूल बनने या फल बनने की प्रक्रिया हो, या पकने की प्रक्रिया हो, ठीक है, या अंकुरण की प्रक्रिया, सभी में गुणवत्ता मतलब फसलों की गुणवत्ता उगने से लेकर पकने तक की जो प्रक्रिया होती है उसके। दूसरा इसमें कौन सा आता है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता दूसरा आता है इसमें, प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता कितनी है?
अधिक है या कम है। दूसरा इसमें आता है प्रकाश की तीव्रता। अब आपको पता होगा कि हर फसल के लिए तापमान निर्धारित होगा अलग अलग। जैसे कोई फसल है उसके लिए 15 से 16 डिग्री तापमान है न्यूनतम तापमान, यानी इसको इष्टतम तापमान बोलते हैं। इष्टतम तापमान, ये इष्टतम तापमान कौन सा होता है? जैसे शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में क्या होती है 10 से 15 डिग्री के बीच में एक इष्टतम तापमान। 15 डिग्री से ऊपर होने पर क्या होता है कि जैसे आलू होता है उसमें कंद बनने की प्रक्रिया है, उसमें वृद्धि होता है। जैसे टमाटर है, टमाटर का रंग लाल होता है, वो किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण का। तो लाइकोपीन के 25 से 30 डिग्री तापमान, यानी 20 से 25 डिग्री तापमान पर ढंग से बनता है, लाल टमाटर बनता है। अच्छा, यदि 25 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है तो टमाटर का रंग है वो थोड़ा पीले कलर में हो जाता है और ढंग से पकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता के कारण तापमान बढ़ा 25 से 30 डिग्री से ऊपर जाने के बाद लाइकोपीन का निर्माण होना बंद हो गया। समझ में? इस वजह से क्या हुआ कि जो टमाटर की फसल है या कोई भी फसल है उस पर अपनी गुणवत्ता पे क्या हुआ? असर पड़ा। ठीक है, तो एक इष्टतम तापमान होता है फसलों का जो होना जरूरी होता है, और ये किस प्रकार प्रभावित है? प्रकाश की तीव्रता के कारण। यानी अभिप्राय है प्रकाश की मात्रा यानी चमक से होता है। जब प्रकाश तीव्र होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और कम होता है। ठीक है, जैसे सर्दियों के मौसम में कम होता है लेकिन गर्मियों में ज्यादा होता है। और प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं भी इससे प्रभावित होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं यानी स्वसंदर्भ अधिक होने लगती है। स्वसंदर्भ अधिक होने लगती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि स्वसंदर्भ एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तेजी से होने लगती है। और प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु, यानी स्वसंदर्भ समान होती है तो प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु। प्रकाश की अवधि, ये क्या होता है? प्रकाश की अवधि यानी जैसे कुछ फसलों के लिए एक प्रकाश, जैसे अपने बात करते हैं भी लघु दिवस पौधे होते हैं उनमें 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 नंबर प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि जैसे धान, जवार, मक्का, इनको क्या है कि प्रकाश है वो 10 घंटे से कम, 10 घंटे से कम प्रकाश चाहिए। 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसी के बीच ये अपनी प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, बीज करने की है, अंकुरण की है, ये चीजें क्या है इनमें संपन्न करते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं? इन पौधों को कहते हैं लघु दिवस या अलग प्रकाश प्रेक्षी पौधे कहते हैं। लघु दिवस या अलग प्रकाश प्रेक्षी पौधे कहते हैं। दिन में प्रकाश की अवधि तथा रात में अंधकार की अवधि कई फसलों पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करती है। यानी पौधों के दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिदीप्तिक कालिका कहते हैं। यानी एक जो पौधा है चाहे वो किसी भी फसल का हो उसके लिए जैसे अलग प्रकाश प्रेक्षी पौधे आते हैं, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन है, मूंग है, ये क्या है कि लघु दिवस पौधे होते हैं। इनको 10 घंटे की अवधि, प्रकाश की 10 घंटे की अवधि की आवश्यकता होती है। केवल 10 घंटे ही इनको जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा होने पर इनके उपज पे और उनकी ग्रोथ पे यानी कि वृद्धि पे क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझ में आएगा? और इसी में आते हैं दूसरे, जैसे दीर्घ दिवस। दीर्घ दिवस में क्या होता है? दीर्घ दिवस पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? देखो, दीर्घ दिवस इनमें 14 घंटे से अधिक, 14 घंटे
घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। 14 घंटे से दीर्घ अवधि यानी 14 घंटे की आवश्यकता होती है। ये कौन से पौधे आते हैं? गेहूं, जौ, जई। जैसे गेहूं, जौ है, जई है, चुकंदर है। चुकंदर आप जानते हो, चीनी बनती है सुंदर से, ठीक है। इन पौधों को 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझ में आएगा? इन पौधों को प्रकाश की अवधि वाले दिन मिलते हैं तो ये पुष्पन को स्थगित करके कायिक वृद्धि यानी लंबाई इनकी बढ़ने लगती है। इसलिए मुख्यतः शीत कटिबंधीय पौधे कहलाते हैं। और ये कौन से होते हैं? शीत ऋतु से सर्दियों में बोई जाती है शीत कटिबंधीय पौधे कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें मध्यवर्ती प्रतीक्षा कालिक। मध्यवर्ती प्रतीक्षा कालिक क्या होते हैं? मध्यवर्ती में आता है जैसे मध्यवर्ती, इनमें 12 से 14 घंटे प्रकाश की अवधि चाहिए। 12 से 14, ठीक है। जैसे गन्ने में कम से कम 12 या 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या है कि प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे प्राप्त होने पर पुष्पन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं हुई। इसी कारण गन्ने के विकास के लिए जो गन्ना प्रजनन केंद्र है, गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कोयम्बटूर में की गई थी। वहां पे क्या है, गन्ने का बीज तैयार किया जाता है, ठीक है। वहां पे प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे के बीच रहती है और ये इस फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ये कुछ पौधे इसमें दिवस निष्प्रभावी होते हैं जिनको प्रकाश की अवधि या प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुष्पन प्रकाश की अवधि यानी उनके पुष्पन पर या उनके फलन पे कोई प्रभाव नहीं डालती है। जिसमें कौन से पौधे आते हैं? टमाटर है, कपास है, सूरजमुखी है, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ। दिवस निष्प्रभावी पौधे जो होते हैं कौन से होते हैं? दिवस निष्प्रभावी। दिवस निष्प्रभावी इन पौधों को, इनमें क्या होता है कि प्रकाश की अवधि प्रभावित नहीं करती। इन पौधों की जो पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है ये प्रकाश की अवधि को कोई प्रभावित नहीं करती। ये पौधे कौन से होते हैं? जैसे मटर, कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है, और मटर हो गया। ये फसलें क्या है? दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं ये, जिनपे प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुष्पन की प्रक्रिया स्थगित नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो आज अपने जो फसलों पे विपरीत प्रभाव, तापमान का, टेम्परेचर का यानी मौसम और जलवायु का जो विपरीत प्रभाव होता है, फसलों पर क्या प्रभाव होता है, इनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे वायुमंडलीय तापमान के बारे में और इनकी जो कुछ तापमान का जो कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।